हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में, साथ ही साथ उत्तराखंड में वनों से संबंधित जितनी भी जानकारी है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में, जिनसे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अभी 6 लिखे हैं, 2 और है, तो 8 भागों में अलग अलग वनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, इसके आगे वन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन से हम शुरुआत करते हैं, एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो फिर बहुत बार क्वेश्चन क्या बनता है कि ऊंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 750 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं क्या, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, अब इससे दूसरा क्वेश्चन मेन क्या बनता है कि पेड़ों के बारे में पूछा जाता है। तो कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू और बांस, ये क्या है, इसके प्रमुख वृक्ष है किसके, उपोष्ण कटिबंधीय वन के। ठीक है, आप 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके वृक्ष है। ठीक है, जो साल होता है, एक साल, ठीक है, साल का वृक्ष होता है, साल वृक्ष बोलते हैं, साल वृक्ष जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन का सबसे प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उपोष्ण से है उष्ण वन, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन जो 1500 मीटर से कम की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1500 मीटर में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी हम दूसरे भी 1500 मीटर ही पढ़ेंगे। तो 1500 मीटर से कम मतलब इसके जो उष्ण कटिबंधीय के जो कुछ वृक्ष होंगे वो उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत भी आते होंगे, मतलब मिले जुले, क्योंकि नेचर को तो आप बांट नहीं सकते। ठीक है, तो नेचर के मतलब इधर उधर होते हैं। तो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ढाक, सेमल, गूलर, जामुन और बेर, ये इसके सबसे प्रमुख वृक्ष है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या थी इसकी एक और क्वालिटी की कम वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, कम वर्षा वाला क्षेत्र। फिर तीसरे की हम बात करते हैं, तो तीसरा आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, तो वहां हमने पढ़ा 1500 मीटर से कम, यहां हम पढ़ेंगे 1500 मीटर तक। ठीक है, 1500 मीटर तक की, तो ये मिले जुले होंगे तीन जो शुरू के, उपोष्ण, उष्ण और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, तो 1500 मीटर तक की ऊंचाई के पाए जाते हैं। इन्हें मॉनसूनी वन, क्या, मानसूनी वन। ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। साथ ही इसके जो पेड़ होते हैं वो एक सीजन में, किसी भी एक सीजन में अपने पत्ते सारे झाड़ देते हैं। अब इनकी बात करें तो सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल। ये अंजन और बहेड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो अंजन, बहेड़ा, बांस, साल, शहतूत, सागौन, पलाश, ये सब क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या फिर मॉनसूनी वन के वृक्ष है। फिर आते हैं कोणधारी वन में। ठीक है ना, कोणधारी वन के, तो कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर। अब हम थोड़ा बड़े, 900 से 1800 आएंगे, इसमें शुरुआत यहीं से हुई लेकिन खत्म कहाँ हुई, 1800 में पहुंच गए। तो 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं कोणधारी वन, जिनमें चीड़ जो है इनका सबसे प्रमुख वृक्ष है। साथ ही साथ जो ये वन है इनमें शुष्कता पाई जाती है, इनके वृक्ष और ये पूरे वन में क्या होती है, शुष्कता पाई जाती है। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे हम बात करेंगे पर्वतीय शीतोष्ण वन की। ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण वन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर तक। तो अब हम जब बात करेंगे तो कोणधारी वन की हम बात करेंगे, तो ये उष्ण कटिबंधीय और पर्वतीय शीतोष्ण, देख सकते हैं 1500 मीटर। ठीक है, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन के बीच पाया जाता है आपका कोणधारी वन, 1500 मीटर तक और 1800। तो यहाँ से 900 शुरू हुआ, तो 900 बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि कोणधारी वन किन दो वनों के बीच में पाया जाता है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के बीच में पाया जाता है कोणधारी वन। ठीक है, अब पर्वतीय शीतोष्ण वन में वापस आएंगे तो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार और साइप्रस इसकी क्या है, मुख्य पेड़ है। तो अलग ही थोड़ा नाम दिखे आपको, क्या, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये एक ही नाम होगा, सिल्वर फर, देवदार और साइप्रस। ठीक है, जो चीड़ है, चीड़ भी इसका एक मुख्य वृक्ष है। साथ ही साथ ओक की 3 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती है। फिर बात करेंगे हम छठे की, उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन की। तो उप अल्पाइन की होती है 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, यानी इसके बाद
पर्वतीय शीतोष्ण के अल्पाइन बोलते हैं, आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो 2700 से अधिक जब पाया जाता है तो उसे बोलते हैं उप अल्पाइन। सिल्वर फर इसमें भी होगा, ब्लू पाइन होगा, लेकिन स्प्रूस और देवदार। तो स्प्रूस मतलब सॉरी सिल्वर पाइन, ठीक है ना, सिल्वर फर आपने देखा, सिल्वर फर और स्प्रूस दो पेड़ जो पर्वतीय शीतोष्ण और उप अल्पाइन में सेम है, बाकी अलग है, ठीक है ना। और इसके जो पेड़ होते हैं वो कच्चे तेल या फिर तेल युक्त होते हैं, जो कच्चे भी जल जाते हैं, ठीक है, तेल युक्त होते हैं और कच्चे भी जल जाते हैं। इससे भी, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है कि किस वन के पेड़ कच्चे भी जल जाते हैं, तो उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन के, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम बात करेंगे अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान और टुंड्रा तुल्य वनस्पति की थी। तो सबसे पहले हम बात करें अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान की। इनकी हाइट के तो 3000 से 3600 मीटर तक की हाइट में पाए जाते हैं अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान, जिन्हें बुग्याल, प्यार, पनार, विडो, ठीक है, सॉरी मीडो, बुग्याल, प्यार, पनार और मीडो कहा जाता है अलग अलग भाषा में, ठीक है। जूनिपर, विलो और रिब्स ये कह सकते हैं मुख्य तरह के पेड़ है, और ये रेखा से भी ऊपर, मतलब एक रेखा होती है उससे भी ऊपर उग जाते हैं बहुत बार, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यहाँ इसी जो सेक्शन है, इसी जो पार्ट है वन का, इसमें ही बुग्याल या फिर पनार, मीडो, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है उगते हैं। साथ ही साथ काफी तरह की जड़ी बूटियां उगती है और अलग अलग तरह के पुष्प, जैसे ब्रह्म कमल, फेन कमल, कस्तूरा कमल, ठीक है, विषकंडार, अलग अलग तरीके के पुष्प उगते हैं। फिर बात करते हैं टुंड्रा तुल्य वनस्पति की। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति इससे भी ऊपर आती है, 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमेशा करीबन बर्फ जमी होती है, और काई और लीचेन जैसे इसके कह सकते हैं आप मुख्य पेड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुख्य वो है, मुख्य प्रोडक्शन है, ठीक है। काई और लीचे यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है। ये था वनों के प्रकार के बारे में। इसके बाद हम करेंगे वनों का प्रशासनिक विभाजन। तो देखिए अब हम बात करेंगे वनों के प्रशासनिक विभाजन में कि कैसे उनका प्रशासन होता है, किसके द्वारा कितने प्रतिशत वन का जो प्रशासन है वो करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन विभाग की, ठीक है ना। तो वन विभाग के अंदर कितना आता है, तो वन विभाग के अंदर आता है 70.46, 70.46 कितना आता है वन विभाग के अंदर। वही बात करेंगे हम राजस्व विभाग की। तो राजस्व विभाग के अंदर आता है 13.76, 13.76% वन राजस्व विभाग के अंदर आता है। और जो राजस्व विभाग के अंदर गत वन आते हैं उनमें क्या होती है, पशु चराने की छूट होती है, पशु चराने की छूट होती है, पशु चराने की अनुमति होती है। फिर बात करेंगे वन पंचायतें की। तो इसके अंदर आते हैं 15.32%, ठीक है, 15.32% के वन किसके पास है, वन पंचायतें के अंदर। और इनके पास मतलब किसी जो वन पंचायत होती है वो इसे नियंत्रित करती है, ठीक है। फिर आते हैं निजी एवं अन्य संस्थाधीन, मतलब तो इसमें कितना है, इसमें है 0.46% है निजी और अन्य संस्थाधीन। इसमें क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का होगा या फिर नगर पालिका या नगर परिषद, ठीक है, नगर पालिका या नगर निगम का इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, वो इसका नियंत्रण करेंगे, ठीक है। ये है वन का प्रशासनिक विभाजन। तो देखिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं जंगलों से, ये कह सकते हैं जड़ी बूटियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वनों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IDPL, जिसे हम कहते हैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, IDPL जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसकी स्थान कहाँ पर है, तो ये अवस्थित है आपकी ऋषिकेश में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करेंगे इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ये है आपकी मोहान, और ये स्थापना है 1978। IDPL और इंडियन फार्मेसी, इसमें दिक्कत होती है, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, और ये इंडियन मेडिसिन है, ड्रग्स और मेडिसिन। तो ड्रग्स मिलेगा ऋषिकेश में और मेडिसिन मिलेगी मोहन के पास, ठीक है, मेडिसिन मोहन के पास और ड्रग्स मिलेगा ऋषिकेश में। मतलब ये ट्रिक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऋषिकेश में ड्रग्स मिलता है तो आप ऐसे सोचिए ऋषिकेश में ड्रग्स है। ड्रग्स है ऋषिकेश में और मेडिसिन आपकी मोहन में, ठीक है। ड्रग्स पहले आया 61 में और 78 में क्या है, मेडिसिन मोहन में। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च, तो ये है आपके ताड़ी खेत में, और इसकी स्थापना है 1962 में। तो इसको याद करने की दो ट्रिक है। पहले तो कि स्थान कैसे याद करेंगे, तो देखिए आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च, जो ताड़ी होती है, ताड़ी एक तरह की शराब होती है, अगर आपको पता हो तो, खजूर या नारियल किसी भी चीज, किसी एक चीज से बनाई जाती है ताड़ी, तो वो क्या है, शराब है, लेकिन कैसी शराब है, आयुर्वेदिक शराब है। तो आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च के लिए याद करेंगे ताड़ी खेत। और 62 कैसे कि 62 में हम
लड़ाई हुई चाइना से, तो चाइना के जो मतलब सैनिक थे उन्हें हमारे पास उस समय इतना बजट तो था नहीं कि हम महंगी शराब दे सके आर्मी में, तो हमने ताड़ी ही दी अपने सैनिकों को। ऐसे याद करने के लिए, देखिए याद करना है तो कुछ ना कुछ निमोनिक बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। कोऑपरेटिव है रानी खेत में, ठीक है, रानी खेत में है। तो ऐसे याद करें कि रानी ने हमें क्या करा, कोऑपरेट करा। कब करा, तो इंग्लैंड की रानी ने कोऑपरेट करा 1954 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था नया नया, तो रानी ने कोऑपरेट करा 1954 में। फिर बात करेंगे कुमाऊं मंडल विकास निगम की, तो ये तो सीधा सीधा है कहा नैनीताल में 1976, और गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में 1976। तो ये तो आपको सीधे सीधे याद रखने पड़ेंगे, बाकी मैंने आपको इसका तरीका बताया कि कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कुछ और प्रमुख संस्थानों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। तो ये कहाँ है, श्रीनगर में। तो उच्च स्थलीय, तो श्रीनगर बहुत ही उच्च स्थल पे है, कह सकते हैं आपकी श्रीनगर ठंडा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है श्रीनगर की। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान का है श्रीनगर में, और स्थापना हुई थी इसकी 1906 में। फिर हम बात करते हैं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। बच्चे इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। तो उच्च स्थलीय तो है श्रीनगर में, और जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान या जड़ी बूटी पौध शोध विकास संस्थान भी बहुत बार आता है, तो ये है आपका गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर कह सकते हैं कि गोपेश्वर चमोली जिले का बहुत अच्छा एक टाउन है, जहां पर जड़ी बूटियां भी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई आपकी 1989 में। कब, 1989 में, ठीक है। फिर करते हैं सुगंधित पौध संस्थान जो है सीमैप। तो सीमैप कहाँ है, हमारा पंतनगर में। देखिए सीमैप जो है वो मुख्यतः कहाँ पर स्थापित है, तो वो है मुख्यतः लखनऊ में। और लखनऊ वाले की ये जो एस्टेब्लिशमेंट डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है लखनऊ वाले की। पंतनगर वाले की मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अगर होगा तो मैं आपको कमेंट में अपडेट जरूर करूंगा, ठीक है। और पंतनगर में कह सकते हैं आप उसकी एक ब्रांच है। फिर कहते हैं वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आप FRI कहते हैं। तो FRI की स्थापना हुई थी देहरादून में, कब, 1906 में। तो बच्चे बोलेंगे सर FRI की स्थापना तो उससे भी पहले ही है। तो देखिए अनुसंधान संस्थान था, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। उससे पहले वो क्या था, स्कूल था, फॉरेस्ट स्कूल। रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ 1906 में, इसीलिए उन्होंने 2006 में अपनी क्या है 100 वर्ष पूरे होने पर कहते उत्सव मनाया था, ठीक है। और लास्ट आता जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, जो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई 1988 में, जब हरिद्वार की भी स्थापना हुई। ऐसे आप याद कर सकते हैं जोड़ जोड़ के, ठीक है। ये थे उत्तराखंड के वनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगले पार्ट में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि क्विज करके आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सके। धन्यवाद।